महापुरुषों को पढ़ने का एक फ़ायदा ये होता है कि तुम्हें एक समझ आती है। चाहे राजनीति की हो, चाहे समाज नीति की हो, चाहे सांस्कृतिक राजकारण की हो, एक समझ आती है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उन्हीं में से एक महान नेता है। महात्मा ज्योतिबा फुले भी एक महान नेता है। छत्रपति शाहू महाराज भी एक महान नेता है। यूँ ही नहीं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी महान नेता है। मुस्लिमों में राजकारण, समाजकारण, सांस्कृतिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाते हुए हमने ये देखा है कि मुस्लिम समाज पढ़ता ही नहीं है, और जो पढ़ता है वो समाजकारण, राजकारण और सांस्कृतिक समन्वयता या हस्तक्षेप के राजकारण के लिए पूरा नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कहा था कि हस्तक्षेप का राजकारण सबसे बड़ा राजकारण है। जब उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की तो उनके पास में ऐसा समूह था जिसके पास में ना साधन थे, ना संपत्ति थी, ना शिक्षा था, कुछ भी नहीं था, ना ताकत थी। इसके बावजूद भी एक बहुत बलाढ्य शक्तिशाली सिस्टम के विरोध में उन्होंने अपनी राजनीतिक शक्ति को प्राप्त किया, और इसका बेस बना वो मजलूम तबका जो असल में मजलूम था। भारत में मुस्लिम समाज ने इससे सीखना चाहिए कि उसका 80% तबका मजलूम है, लेकिन इस मजलूम तबके को पता ही नहीं चलता कि वो मजलूम है, क्योंकि उसे मोहल्लों के एक बंदिशों में इस तरह से रखा गया है और उसे बता दिया गया है कि तिजारत ये तुम्हारा अव्वल और आखिरी मकाम है, तो तिजारत कीजिए, जैसा भी हो, जो भी मिले तिजारत कीजिए, 2 वक्त की रोजी रोटी कमाइए, अपने मोहल्ले में खामोश बैठिए। लेकिन वो मोहल्ला भी एक सिस्टम के तहत ही चलता है जहाँ पे अलग अलग विभाग होते हैं, पुलिस, जुडिशियरी, समाज, नगरपालिका, एजुकेशन सिस्टम, इकोनॉमिकल सिस्टम, और उसमें तरह तरह के प्रचार साधन, यंत्र, वर्तमान पत्र, सिनेमा से लेकर काफ़ी बातें होती हैं। समाजशास्त्र एक विषय है, अर्थशास्त्र एक विषय है। ये सारी बातें मुसलमानों को पता ही नहीं चलती। उनको ये पता चलता है कि मूंछ फूटने से पहले कुछ न कुछ हुनर पकड़ लिया जाए, बस उसी व्यवसाय में पड़े रहें और बाकी किसी बात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इंसानी खिदमत भी एक फ़र्ज़ है, तो डॉक्टर बनना है। समाज को बेहतर दिशा में ले जाना है तो एसपी बनना है। समाज को इंसाफ दिलाना है तो न्यायमूर्ति बनना पड़ेगा, और समाज को सही एडमिनिस्ट्रेशन देना है तो एसडीओ तहसीलदार बनना पड़ेगा, और समाज को रोज़गार देना हो तो सही सिस्टम में जाकर बड़ा कारखानदार बनना पड़ेगा। ये सारी बातें अभ्यास से आती है जो मुस्लिम समाज पढ़ना ही नहीं चाहता। ये सारी मसले मुस्लिम समाज के उस तबकात से हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा जातीय तिजारती में है। जो बड़े मुसलमान हैं, पढ़े लिखे मुसलमान हैं, हमारे जैसे मुसलमान हैं जिन्होंने पढ़ लिख लिए, वे भी अपने समाज को ये प्रबोधन करना नहीं चाहते। वे अपना एक गुट बना लेते हैं और उस गुट के सहारे वो राजनीतिक क्षेत्र को प्रभावित करते रहते हैं, या वो खुद ही गरीब मुसलमानों के नुमाइंदे बनकर अपना स्टेटस बनाए रखते हैं। लेकिन गरीब मुसलमान, पिछड़ा मुसलमान जो 80% है, उसे प्रबोधन के रास्ते पे लिया जाए। बामसेब की जैसी संगठना बनाई जाए। आरएसएस जैसी संगठना गलत काम करती है, लेकिन आरएसएस के तर्ज पर सही काम करने वाली संगठना बनाई जाए, और उस दीगर समाजों से बहुत तालमेल बिठाया जाए, सांस्कृतिक आदान प्रदान किया जाए, जो सूफियों ने किया। सूफियों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान किया, इसलिए सूफियों का मकाम ये था कि गुरु नानक जी भी जब सिख धर्म की स्थापना करते हैं, गुरु ग्रंथ का जब निर्माण होता है तो गुरुवाणी बाबा फरीद की वाणी करके शामिल की जाती है। जब स्वर्ण मंदिर बनता है तो उसके पाया भरने के लिए, संग बुनियाद के लिए मियाँ मीर नाम के सूफी पीर को बुलाया जाता है। सूफियों का ये अंदाज था समन्वयता का और प्रबोधन का, ये कार्य था कि हज़ारों लोग सूफियों के मुरीद बने, जिनमें मुस्लिम से भी ज़्यादा गैर मुस्लिम लोग थे। तो ये जो ताना बाना है मुसलमानों के समझ में नहीं आता। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने अपने समाज को ये सारी बातें बताई और कहा कि जिस संगठन से लड़ाई है वहाँ पे केवल तिजारत काम नहीं आएगी, तुम्हें प्रशासन में जाना पड़ेगा, तुम्हें राजनीति में जाना पड़ेगा, तुम्हें सांस्कृतिक राजकारण खड़ा करना पड़ेगा, और इस बलाढ्य बहुत बड़ी ऐसी ताकत से टकराना पड़ेगा। और एक बात बाबा साहब ने कहा था कि महलों में जाने से डरो। महलों में जाने से डरो का मतलब महलों के ग़ुलाम बन जाओगे, क्योंकि महलों का एक सिस्टम होता है, उसका एक मालिक होता है, और पूरा महल का सिस्टम उस मालिक के अधीन होता है। जो जाएगा वो उसी जगह बैठेगा जो मालिक का इशारा होगा। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर जी ने ये सब आंदोलन करते वक्त अपनी झोपड़ी, अपने छोटे से घर को सलामत रखने का संदेश दिया था। हम वही कर रहे हैं। भारतीय मुस्लिम परिषद के अध्यक्ष होने के नाते भारतीय मुस्लिम परिषद के मंच से अपनी बात कह रहे हैं, अपना सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक दर्शन रख रहे हैं। हम मनुवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो महात्मा ज्योतिबा फुले की लड़ाई थी, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की लड़ाई थी, जो छत्रपति शाहू महाराज की लड़ाई थी, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और महात्मा गांधी की भी लड़ाई थी, जो नेहरू की भी लड़ाई थी, और वर्तमान में जो हम सब की लड़ाई है, वही लड़ाई हम भी लड़ रहे हैं। हमारे साधन कम होंगे, हमारे पास
प्रचार प्रसार के माध्यम कम होंगे, लेकिन हमारा अपना स्टेज है। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने यही कहा था कि अपने स्टेज को मजबूत बनाओ तो धीरे धीरे आपकी एक अस्मिता खड़ी होगी। मेरे पिछड़े मुस्लिम भाइयों, मेरे सारे क्या सारे महाराष्ट्र में आरक्षण, संरक्षण और प्रतिनिधित्व के लिए लड़ने वाले साथियों, मैंने जितना भी साहित्य आपको दिया है, 40 के लगभग किताबें हैं, हर किताब आपको एक दिशा निर्देश देती है। अफसोस आप पढ़ते ही नहीं हो। मेरे फुले शाहू अम्बेडकरी आंदोलन के लोगों ने बहुत पढ़ा है मेरी किताबें, लेकिन मेरे मुस्लिम आंदोलन के लोगों ने इन किताबों को ज़्यादा पढ़ा नहीं है। जिन्होंने पढ़ा है वो सिर्फ पढ़े हैं, उसे अमल में नहीं ला रहे हैं। तो एक मंच हमने बनाया है पिछले 30 सालों से, भारतीय मुस्लिम परिषद नाम के मंच से हम हस्तक्षेप की राजनीति कर रहे हैं। क्या होता है हस्तक्षेप का राजकारण? हस्तक्षेप का राजकारण छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया, हस्तक्षेप का राजकारण महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया, शाहू महाराज ने किया और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने किया। हस्तक्षेप का राजकारण का मतलब होता है साहित्यिक, सांस्कृतिक, अन्य विधाओं के द्वारा अपनी उपस्थिति को दर्ज करो और अपने होने का एहसास इस पूरे सिस्टम को दिलाओ। ये होता है हस्तक्षेप का राजकारण, ये होता है दखलंदाजी का राजकारण। मुस्लिम समाज दखलंदाजी का राजकारण नहीं कर रहा है, इसलिए वो आइसोलेट हो रहा है, वो